अच्छा जी, 65-year white male presented to you with a complaint and of an itching ulcer below her eye. She is farmer by profession. What is your possible diagnosis? How will you manage this case, and what is Mohs surgery? What are genetic basis of BCC and what are the recent advancements? So what are possible diagnosis? वो तो वही है कि हमारा जो है वो क्या होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा, क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या मेलेनोमा. ठीक है, ये आपके पॉसिबल डायग्नोसिस बनेंगे इस एरिया में. हाउ विल यू मैनेज दिस केस? इसमें वही बात, आप हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, MDT के अंदर डिस्कस करेंगे पेशेंट को, और हमने इसके अंदर जो है वो मॉस, अगेन हमारे पास मॉस माइक्रो सर्जरी इज़ एन ऑप्शन, एंड सेकंड इज़ दी सर्जिकल रिमूवल अलॉन्ग विद दी क्या कहना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन विद दी रीजनल फ्लैप. ठीक है, लोकल रीजनल फ्लैप. अच्छा, व्हाट इज़ दी मॉस सर्जरी? मॉस सर्जरी जो है बेटे जी, ये मॉस माइक्रोग्राफिक सर्जरी जो है वो बेसिकली 1940 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी. उसके बाद इसको मोर रिफाइन किया गया. फ्रोज़न सेक्शन आप लेते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, इसकी हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करते हैं, जैसे जैसे ब्रेड नाइफ होते हैं ना, वैसे कंट्रोल हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करते हैं आप. इसकी ये जो भी आपका लियन है, ठीक है, और एक उसको आप फ्रोज़न सेक्शन इसके भेजते जाते हैं, और क्लियर मार्जिन जैसे ही आ जाता है तो उसको रोक देते हैं. ठीक है, और एक जो है वो दो तरह के होते हैं, स्टेज रिकन्स्ट्रक्शन भी है, स्टेज प्रोसीजर भी होता है, जिसके अंदर आप उसको सिर्फ कट करके छोड़ देते हैं, और सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं. उसकी ऑलमोस्ट जो है वो उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है अ वीक और लेटर. ठीक है, सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन आप अभी या उसके बाद करते हैं. और जो दूसरा प्रोसीजर है उसके अंदर साइमल्टेनियसली एक जो सर्जन है, वो दो सर्जन्स बेसिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. एक जो है वो आपकी कट करके फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजता जाए, और दूसरा जो है वो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करता है. अच्छा, जो इसकी एक्चुअली रिकमेंडेड मार्जिन हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि इसकी 5 टाइप्स हैं: नोड्यूलर, सुपरफिशियल, सिस्टिक, मॉर्फोइक और बेसल स्क्वेमस. तो जो बेसल स्क्वेमस और मॉर्फोइक हैं, MB दैट इज़ 15 to 13 मिलीमीटर का इसका आपको, इनकी क्योंकि रिस्क हाई होता है, ये हाई रिस्क होते हैं, तो 13 to 15 मिलीमीटर आपने इसका मार्जिन लेना होता है. नोड्यूलर, सुपरफिशियल और सिस्टिक जो हैं ये लो रिस्क होते हैं, तो इनका आपने तकरीबन 4 मिलीमीटर का मार्जिन लेना होता है. और अगर रिकरेंट हैं तो रिकरेंट केसेस के अंदर 5 to 10 मिलीमीटर का आपने इनके अंदर मार्जिन लेना होता है. ठीक है, तो इसी तरह से आप इसी इनको चीज़ों को सोचते हुए आप क्या करते हैं, मॉस माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं. और इसकी इंडिकेशन बेसिकली हर पेशेंट में नहीं करते. इंडिकेशन आपकी ये है कि अगर ट्यूमर साइट इससे सेंसिटिव किसी एरिया में है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल आई के पास है, या नोज़ के एरिया में है, जहाँ पर एनाटॉमिकली सेंसिटिव एरियाज़ है, उसमें करते हैं. या एग्रेसिव सब टाइप्स, फॉर एग्जांपल मॉर्फोइक है, इन्फिल्ट्रेटिव है, बेसल स्क्वेमस है, उन कंडीशंस में, या रिकरेंट लीजन्स हैं उन कंडीशंस में, या पेरीन्यूरो पेरीवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, तो उन कंडीशंस में आप मॉस माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं. अदरवाइज इसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है और आप उसको भी ऑप्ट करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर रीसेंट एडवांसमेंट्स भी, अगर आप उसकी बात की जाए तो रीसेंट एडवांसमेंट्स भी आपकी उसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 आपका इमिक्विमोड है. ठीक है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर है. ठीक है, ये आपका यूज़ होती है टॉपिकली इसके लिए, BCCs के लिए. फिर आपकी 5-फ्लोरायूरेसिल है, वो आपको टॉपिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा आपकी जो है वो फोटोडायनामिक थेरेपी है. फोटोडायनामिक थेरेपी विद क्या कहते हैं जी, 5 अमाइनो लिवोनिक एसिड और 5 मिथाइल अमाइनो लिवोनिक एसिड, 5 ALA या MAL, इसके साथ आप फोटोडायनामिक थेरेपी आपकी BCC के लिए यूज़ होती है. फिर क्रायोथेरेपी है. ठीक है, वो आप -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप जो है उसकी ये क्रायोथेरेपी करते हैं, BCC के लिए आप यूज़ करते हैं. फिर रेडियोथेरेपी भी यूज़ होती है BCCs के लिए. उसके अलावा जो है वो आपकी सिस्टमिक मेडिकल थेरेपी विद विस्मोडैकेप जो है, ये भी आप यूज़ होते हैं. अच्छा, कुछ कंडीशंस में कहते हैं कि इम्यूनोसप्रेशन जो है वो दैट इज़ अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर दी BCC. तो उसके अंदर उन पेशेंट्स के अंदर जो कि इम्यूनोसप्रेशन एजेंट्स ले रहे हों, उनके अंदर प्रोफिलैक्टिकली जो है वो आप क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है. आपकी जो मेडिसिन है दैट इज़ आपकी जो रेटिनॉइड्स है, लो डोज रेटिनॉइड्स, एसिट्रेटिन, ACITRETIN 10 मिलीग्राम डेली की बेसिस पे आप इसको स्किन कैंसर के जो है ना प्रोफिलैक्टिकली उसके लिए आप देते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ फिर SPF प्रोटेक्शन है, वो भी आप रिसेंट एडवांसमेंट में SPF
मोर देन 30 या मोर देन 50 जिसका SPF फैक्टर होता है, वो सन एक्सपोजर की प्रिवेंशन के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये आपकी दीज आर सम ऑफ द रिसर्च एंड मासमेंट्स। और इसका जो जेनेटिक बेसिस है वो भी यही है कि जो BCC है वो बेसिकली जो आपका, जिस तरह मैंने बताया कि जो आपका वेस्मोडैगिब है ये भी बेसिकली क्या करता है कि हेजहॉग पाथवे को जो है कि इनहिबिटर है। ठीक है, तो जो आपकी जो BCC है इसके अंदर बेसिकली हेजहॉग पाथवे की एक्टिव म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो BCC पेशेंट्स को BCC हो जाता है। ठीक है, एंड नो अगर आप इसको थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज़ हेजहॉग पाथवे। एम्ब्रियोनिक क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिकली देखा जाए तो हेजहॉग पाथवे इज़ अ सिग्नलिंग पाथवे है जो कि ट्रांसमिट करता है आपकी इंफॉर्मेशन टू एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो कि फर्दर सेल डिफरेंशिएशन कॉज करती है। प्रॉपर सेल डिफरेंशिएशन के लिए आपको इस सिग्नलिंग पाथवे की ज़रूरत होती है एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर, जिसको हेजहॉग पाथवे कहते हैं। हेजहॉग पाथवे एडल्ट के अंदर जो है वो 3 तरह का, इंडियन, डेजर्ट और सोनिक उसके नाम से होता है। सोनिक मोस्ट स्टडी सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि सबसे ज़्यादा सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल पैटर्न और शेपिंग ऑफ जो बॉडी है उसके अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो सोनिक का जो हेजहॉग पाथवे है इसके अंदर एक्चुअल म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। ये आपका इसका बेसिकली जेनेटिक बेसिस है। Okay, जी, a 16-year-old referred to you for the orthodontic treatment. Describe this OPG, type of the canine impaction, different management options, theories of canine impaction, risk factors associated with the impacted canine. ये भी जो है बेटे जी बेसिकली आपका जो है शाहरुख एंड बगेरी के अंदर ये बहुत अच्छा एक चैप्टर दिया हुआ है आपका केनाइन इम्पैक्शन का। ये आपका चैप्टर जो है इसकी मैं आपको डेंटोविलर सर्जरी के अंदर बेसिकली सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ इम्पैक्टेड मैक्सिक केनाइन है, ये ज़रूर पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर इम्पैक्टेड केनाइन की सारी चीज़ें और बड़ा खूबसूरत इसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा, डिफरेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस के अंदर जो है ये मैंने आपको शेयर भी किया था कि लॉगरिदम भी के क्लोज्ड एक्सपोजर और होता है और ओपन एक्सपोजर होता है। ठीक है, और उसके बाद उसके चेन लगा क्लोज जो है उसके अंदर जो है वो आपका जो टूथ होता है केनाइन का उसको एक्सपोज करते हैं, उसके ऊपर बटन लगाते हैं और ऑर्थोडोंटिक बटन लगाते हैं और चेन के साथ उसको वायर कर देते हैं और वो फिर उसको पुल करके बाहर ले आता है। दूसरा जो है वो आपका क्लोज्ड होता है जिसके अंदर आपने ओपन होता है जिसके अंदर जो केनाइन का जो क्राउन है वो एक्सपोज्ड होता है और उसके ऊपर बटन लगा के वो लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास, वैसे अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो उसके अंदर आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको लीव एज इट इज़ भी किया जा सकता है, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। बट एक्सपोजर के ऑप्शन जो है वो मैंने आपको 2 बताती हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ केनाइन इम्पैक्शन जो है वो 2 थ्योरीज हैं, एक गाइडेंस थ्योरी है और एक आपकी जेनेटिक थ्योरी है। गाइडेंस थ्योरी में कहा जाता है कि जो लैटरल इंसाइजर है वो गाइड करता है केनाइन को और वो केनाइन जो है वो इरप्ट होता है, लेकिन अगर लैटरल इंसाइजर ना हो तो फिर केनाइन भी इम्पैक्टेड रह जाता है। और जेनेटिक के अंदर ये है कि बिकॉज ऑफ एनी डेवलपमेंटल चेंजेस या एनी एनामलीज जो है वो केनाइन जो है वो उसके अंदर इम्पैक्टेड रह जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये 2 आपकी थ्योरीज है, गाइडेंस थ्योरी और जेनेटिक थ्योरी। ठीक है, ये भी मैं आपको शेयर भी कर दूँगी और इनके नाम और थोड़ी बहुत बात ही पता हो तो वो मोर देन इनफ है। अच्छा, एंड देन इज़ द रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर जो हैं इम्पैक्टेड केनाइन के सब, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बाय एडजेसेंट टीथ हो सकती है, कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, या अराउंड द क्राउन को पैथोलॉजी है जिसने उसको रफ नहीं होने दिया, आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर ज़्यादातर वो कहते हैं कि लेबियल इम्पैक्शंस फिर इसके अंदर ज़्यादातर आपको नज़र आती हैं। प्रीमेच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस टीथ है, उसकी वजह से अब ओवरलाइंग जो मिकोजा है वो हार्ड हो गया या बोन हार्ड है जिसकी वजह से एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हैं, कोई क्वेश्चनेबल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, हाइपोथायरायडिज्म है या हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इम्पैक्टेड केनाइन हो जाता है। ओके, सो योर फाइनल 9th आपका जो है ये एक्सपोज्ड बोन आपको नज़र आ रही है। व्हाट इज़ योर DD, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेरोंज, व्हाट इज़ मार्क्स प्रोटोकॉल, ये मार्क्स है MARX है, मार्क्स प्रोटोकॉल, एंड व्हाट इज़ ड्रग हॉलीडे। सो DDs के अंदर बेटे जी आपका आ जाएगा ऑस्टियोमेलाइटिस, डियोंज, ऑस्टियोरेडियोनिक्रोसिस ऑफ द जॉ, फिर उसके अलावा आपकी जो है वो ऑस्टियोनिक्रोसिस ऑफ जॉ बिकॉज ऑफ एनी सिस्टमिक डिजीज़, या फिर उसके अलावा जो है वो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी की वजह से भी एक्सपोज बोन है तो उसमें भी वो भी एक इसका आपके उसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा,
व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेरोंज, तो आपको पता है कि मेरोंज जो है बेसिकली इज मेडिसिनल रिलेटेड ऑस्टियोनिक्रोसिस ऑफ द जॉ। तो ये क्या कॉज करता है, ये बेसिकली आपकी जो वूंड हीलिंग है उसको इम्पेयर करता है, बोन रिमॉडलिंग की सप्रेशन, एंजियोजेनेसिस की इनहिबिशन यानी एंटी एंजियोजेनेसिस, और लोकल म्यूकोजल टॉक्सिसिटी की वजह से जो है क्या होता है कि जो आपके फिब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है उस वो इनहिबिट हो जाती है। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से जो है ये आपका ऑस्टियोनिक्रोसिस हो जाता है। डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन हैं, ठीक है, जो कि कॉज करती हैं आपकी ये क्या कहते हैं इसको, मेरोंज कॉज करती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आपको सबसे पहले तो आपको पता है बिस्फॉस्फोनेट है, ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास है जी डेनिसुमाब, ठीक है, डेनिसुमाब, और जिसको रैंक एल इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो आपके पास है बेवासिजुमाब, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दैट इनएक्टिवेट्स VEGF पाथवे। देन है जी आपके पास जो एफेटनिब वगैरह के जो डेरिवेटिव्स हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जो कि VEGF रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। और फिर एवरोलाइमस या टेक्रोलाइमस वगैरह हैं जो कि एमटॉर इनहिबिटर्स हैं, सॉरी एवरोलाइमस और टेम्सिरोलाइमस जो कि एमटॉर इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। ये मेटास्टैटिक रीनल सेल कार्सिनोमास वगैरह में यूज़ होते हैं। ये किन किन में यूज़ होते हैं और क्या क्या ड्रग्स हैं ये भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। बेसिकली ये सारे जो हैं हमारे पास 4-5 इनकी वो हैं, ये भी पूछी जाती है कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि आपकी ऑस्टियोनिक्रोसिस ऑफ द जॉ कॉज करते हैं। मेरोंज सिर्फ बिस्फॉस्फोनेट ही, अब और भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मार्क्स प्रोटोकॉल, तो मार्क्स प्रोटोकॉल में स्टेज 1 है अगर आपके पास, जो कि स्टेज 1 का आपको पता है कौन सी होती है। स्टेज 1 में एक्सपोज नेक्रोटिक बोन है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है और फ्री ऑफ इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में आप HBO देते हैं 30 डाइज प्लस इरीगेशन करते हैं और टोटल 60 डाइज देते हैं। अच्छा एक बात ये यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि बेटा मार्क्स प्रोटोकॉल जो है वो ऑस्टियोरेडियोनिक्रोसिस ऑफ द जॉ के लिए है, ORN ऑस्टियोरेडियोनिक्रोसिस। मेरोंज के अंदर HBO का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो ये बात आप समझ लो, और क्यों रोल नहीं है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे वो शाहरुख खान बगेरी के अंदर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है डिटेल के अंदर। अच्छा जो मार्क्स प्रोटोकॉल है वो आपका ऑस्टियोरेडियोनिक्रोसिस के लिए है। स्टेज 1 के अंदर आप 30 डाइव्स देते हैं प्लस इरिगेशन करेंगे, टोटल आप 60 डाइव्स देते हैं। 2 इसके आपके पास फर्दर आती है, क्या कहना चाहिए, रिजल्ट आते हैं। नंबर 1 हीलिंग हो, यहाँ पर ना हो, हीलिंग हो रही है तो आप उसको मतलब कंसिडर करते हैं कि ठीक है ये हीलिंग हो रही है। दूसरा अगर हीलिंग ना हो रही हो तो आप उसको स्टेज 2 कंसिडर करते हैं। या फिर आपके पास पेशेंट पहले ही स्टेज 2 के साथ आया है जिसमें एक्सपोज नेक्रोटिक बोन विद सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन है, तो आप इंट्राओरल एव्यूलर सेक्वेस्ट्रेक्टमी करेंगे विद प्राइमरी म्यूकोजल क्लोजर प्लस, फिर उसके बाद आप उसको 30 डाइज देते हैं अप टू 60 डाइज, और फिर आप देखते हैं कि हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हीलिंग हो रही है तो वही 30 डाइज और फिर 30 डाइज, अगर नहीं हो रही है तो स्टेज 3 कंसिडर करते हैं। वैसे स्टेज 3 आप कभी पेशेंट आपके पास आता है विद एक्सपोज्ड बोन और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या ओरोक्यूटेनियस फिस्टुला या इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल या मैक्सिलरी इन्वॉल्व है, तो उसको हम स्टेज 3 कंसिडर करते हैं। उसमें आप 30 डाइज देते हैं प्लस रिसेक्शन प्लस स्टेबलाइजेशन ऑफ द जॉ, ओरोक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू डेहिसेंस डिब्राइडमेंट उसकी करते हैं, प्राइमरीली क्लोज कर देते हैं और उसको हील होने देते हैं 30 डाइज दे के अप टू 60 टाइम्स, ठीक है जी। ये आपका मार्क्स प्रोटोकॉल है। इसका एक और है स्टेज 3R जिसमें रिकन्स्ट्रक्शन की हुई है, तो उसमें 20 डाइज 10 वीक्स प्री रिकन्स्ट्रक्शन, फिर 2 तरह के फ्री वेस्कुलर ग्राफ्ट लगा रहे हैं, फ्लैप्स लगा रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर बोन ग्राफ्ट रिकन्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं या ट्रांसक्यूटेनियस तो उसके अंदर फिर 10 डाइज पोस्ट ऑप प्लस रिजिड फिक्सेशन, ठीक है। ये इसका मार्क्स प्रोटोकॉल है। व्हाट इज़ ड्रग हॉलीडे, ड्रग हॉलीडे आप देते हैं बेटे जी जो बिस्फॉस्फोनेट पेशेंट्स ले रहे होते हैं उसके अंदर हमने ड्रग हॉलीडे का ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आप तकरीबन 8 to 9 मंथ से लेके 1 ईयर के लिए रोक देते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स को, ठीक है। उसको हम कहते हैं ड्रग हॉलीडे, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली इसका जो पीछे कंसेप्ट है वो ये है कि जो बेनिफिट हैं आपके इसके बिस्फॉस्फोनेट्स के वो 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होते, बल्कि उसके बाद आप उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ओवरटेक्स दी बेनिफिट्स एट 5 ईयर्स, और ठीक है बियॉन्ड 3 ईयर्स भी और एट 5 ईयर्स वो जो है बल्कि डिफरेंट उन्होंने कहा कि फीमेल्स के अंदर हमें सबट्रोकेंट्रिक फीबर फ्रैक्चर मिला है जिनको मोर देन 6 ईयर्स या लॉन्गर जो है या 5 ईयर्स लॉन्गर वो ये ले रही थी बिस्फॉस्फोनेट्स, ठीक है। सो उसके अंदर उन्होंने क्या है कि आप
ड्रग हॉलीडे दें, यानी 9 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के लिए इसको आप रोक देते हैं ड्रग को, ठीक है। और इसके बाद आप या तो उनको ऑल्टरनेटिव थेरेपी दे सकते हैं विद विटामिन डी या कैल्शियम, और या ह्यूमन रिकम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर उसको वैसे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और ड्रग हॉलीडे जो है बिफ़ोर हम ट्रीटमेंट भी आपको पता है वो देते हैं, और उसको मैयर करने का तरीका यह है कि सी टर्मिनल टीलोपेप्टाइडेज जो है वो हम अर्ली मॉर्निंग करवा के CTX सीरम CTX करवा के, जिसकी वैल्यू 150 जो है माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर होगी, तो वो तकरीबन आपका हीलिंग एडिक्वेट होती है, वो भी आप करवाते हैं ड्रग हॉलीडे करवा के, ठीक है बेटी जी। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको मैंने आपको बता दिया था कि HbA जो है वो डियोंज में उसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज जो ऑस्टियोरेडियोनिक्रोसिस है उसके अंदर तो रेडियोथेरेपी आपकी ऑक्सीजन एक ग्रेडियंट डेफिसिट क्रिएट करती है जो कि HBO से बेहतर हो जाता है, लेकिन डियोंज में इस किस्म का कोई डेफिसिट नहीं होता, बल्कि जो है डायरेक्ट केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी वजह से HbA जो है वो उसका कोई ख़ास रोल आपकी डियोंज की मैनेजमेंट में या मरौंज की मैनेजमेंट में नहीं है। डियोंज होता है ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, और वो मरौंज का तो मेडिसिन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस जॉ, सेम ही चीज़ है। 8-year female presented to you with a facial swelling from 3 months. Swelling is hard and has complaint of epistaxis epiphora. Biopsy report revealed small round cell tumor that made up of sheets of small cells with a high nuclear to cytoplasmic ratio. What are your DDs? ठीक है, what is the genetics of Ewig sarcoma, how will you proceed this case, what is the chemotherapy protocol and prognosis of the disease। तो बेटे जी Ewig sarcoma वैसे मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, तो इसके अंदर DDs के अंदर मिस्टर स्लीप मैंने आपको पहले भी बताया था। मिस्टर स्लीप राउंड ब्लू सेल ट्यूमर का जो है वो एक निमोनिक है, ठीक है, जिसके अंदर M इज़ फॉर मेलिनोमा मेसेनकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा, R इज़ रेप्टोमायोसार्कोमा, S इज़ फॉर साइनोनेजल अनडिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या स्मॉल सेल ऑस्टियोसार्कोमा या साइनोवियल सार्कोमा। L इज़ फॉर लिम्फोमा, E इज़ फॉर एथिजियोन्यूरोब्लास्टोमा या ओल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा भी उसे कहा जाता है। देन E इज़ अगेन फॉर इविक सार्कोमा एंड P इज़ फॉर पिट्यूटरी एडिनोमा या प्लाज्मा साइटोमा। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसमें शेयर भी कर दूंगी। तो ये आपके इसकी DDs आ जाती है। जेनेटिक्स ऑफ इविक सार्कोमा ये है कि आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ EWSR1 फ्यूजन ऑन्कोजीन्स, ESRNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये जो हैं ये आपकी बेसिकली जेनेटिक हॉल मार्क है इविक सार्कोमा का। और इविक सार्कोमा में बेसिकली जो है ये आपका जीन ट्रांसलोकेशन होती है T1122 और Q24 12 क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। ट्रांसलोकेशन है दी जीन T11 एंड 22 और क्रोमोसोम Q24 एंड Q12 के ऊपर, और उसकी वजह से ये जो है वो इविक सार्कोमा आपका पेशेंट का यूजली होता है, ठीक है। ये डेस्मोप्लास्टिक राउंड सेल ट्यूमर है, और इसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ये CD99 एंड S100 पॉजिटिव आपको मिलता है, ठीक है। हाउ विल यू प्रोसीड दिस केस के अंदर बेटा वही बात, हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका स्वेलिंग का सारा कर लिया, आपने हिस्टोपैथोलॉजी उसने आपको बता दिया कि राउंड ब्लू सेल है, तो फिर आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया CD99 S100 पॉजिटिव आएगा, इविक सार्कोमा का आपको कंफर्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है वो इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे आएंगे। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में मैंने आपको पिछली बार भी वैसे बता दिया था कि इसके अंदर आपका जो मल्टी मोडालिटी थेरेपी कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है विद और विदाउट सर्जरी, और इसके अंदर जो है वो आपकी न्यू एडजुवेंट थेरेपी भी ज़्यादातर यूज़ की जाती है, फॉलोड बाय दी वाइड सर्जिकल रिसेक्शन। इसमें आप जो है सिस्प्लाटिन बेसिकली आपका जो मेन होता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट वो आप यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद दी अदर कीमोथेरेपी ऑप्शनल जो भी आपकी कीमोथेरेपी होती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो आपकी रेगेजी है या निवाइल है, मुझे ये बात नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का ही मैंने मेंशन किया हुआ है कि उसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं इविक सार्कोमा की मैनेजमेंट के लिए, और माइलो एब्लेटिव स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी यूज़ की जाती है। प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 60% विदाउट मेटास्टेसिस में है और 30% विद मेटास्टेसिस में है। मेटास्टेसिस ज़्यादातर लंग्स और लिवर में होता है। पॉजिटिव प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर जो है वो ये है कि जॉ में ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग बोन्स। आपको पता है मैंने पिछली बेस में बताया था कि ये बेसिकली आपका थाई या पेल्विक गर्डल का सार्कोमा है। हेड एंड नेक के अंदर तो सिर्फ 4% पाया जाता है, तो अगर जॉ के अंदर है तो उसका बेहतर प्रोग्नोसिस है, लॉन्ग बोन्स के अंदर इसका प्रोग्नोसिस इतना बेहतर नहीं है। यंगर के अंदर बेहतर है, जो 15 ईयर्स से कम के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस है, उससे बड़ों के अंदर जो है प्रोग्नोसिस कम है। और मेटास्टेसिस है तो अगेन इसका प्रोग्नोसिस बुरा होता जाता है। ठीक है जी।
और कोई चीज़ इसमें मेरा ख्याल है बस हाँ, डीडीज़ जो है ना इसमें, ये एक तो मैंने आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल डीडीज़ की बताई है ना, एक हम इसकी रेडियोग्राफिक डीडी जो है वो आपकी उसमें आ जाती है, ऑस्टियोमिलाइटिस आ जाता है, सार्कोमा आ जाता है, गेरीज ऑस्टियोमिलाइटिस आ जाता है और कंडेंसिंग ऑस्टियोमिलाइटिस आ जाता है। ठीक है जी। सो दीज आर टुडेज टॉक्स फ्रॉम 61 to 70। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको बाकी फर्दर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।